अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। ग्लासेस जो आज मैंने लगाई हुई हैं उसकी रीज़न मैं शुरू में ही बता दूं। मेरी आंख अभी तक ठीक नहीं हो सकी, ये वाली जो आंख है वो शदीद रेड है। मुझे मना किया गया है कि मैं मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि लेकिन लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैलाब ज़दगान, जिसमें मेरा शहर भी इस वक्त मुसीबत की उस घड़ी में शामिल है जहाँ पे लोग बेयारो मददगार बैठे हैं और उनको हेल्प की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। आप लोग मेरी फैमिली हैं, मैंने आपसे कहा, और आप लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जब भेज रहे हैं तो मुझे एक एक मैसेज को खोल के देखना पड़ता है, आया किसी ने कोई हेल्प भेजी तो नहीं है, कैश भेजा तो नहीं है। तो उसके लिए मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए आँख ठीक नहीं हो पा रही, तो इसके लिए ग्लासेस लगाई हुई हैं। कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी जो मुझे भेजी है सुफियान माजिद उनका नाम है, रावलपिंडी में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, और ये सच्ची कहानी है। चकवाल शहर की तो नहीं है, यह समझिए वो एरिया चकवाल के इर्द गिर्द ही मौजूद है। ये उनकी फुप्पो की सच्ची कहानी है, जिनका नाम रशीदा उन्हीं के कहने पर रखा जा रहा है, एक फर्जी नाम। जब मैं उनकी कहानी सुन रहा था तो मैंने उनसे पूछा और मैंने उनसे बात की, क्या ये सिचुएशन अब भी मौजूद है, इसी तरह बरकरार है, और क्या ये सब कुछ जो आप मुझे सुना रहे हैं ऐसा ही है? तो उन्होंने कहा, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आएँ और यहाँ पे आके राज प्रोग्राम की इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें जो हुई वो मैं आपको एंड में बताऊँगा, वरना कहानी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। कहानी कुछ यूँ है। रशीदा जो उनकी फूफी का नाम है, उनके लिए एक रिश्ता आया। उसी गाँव में वो रहती थी। एक ऐसे शख्स का रिश्ता आया, अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था, खाती पीती फैमिली से ताल्लुक़ था, और उसका जो कारोबार था वो सऊदी अरब के अंदर था। घर में इतना कुछ ख़ास नहीं थे। एक बहुत बड़ी हवेली थी जो बताया गया, उस हवेली में वो अकेला रहता था। उसके 2 पोर्शन थे, 6 कमरों पे मुश्तमिल वो बड़ी सी हवेली थी। बहुत बड़ा एरिया था उस हवेली का। साथ में उसके भाई के बच्चे रहते थे, और उस साइड पे वो अकेला था। बाहर रहा, कमाता रहा, माँ बाप जिंदा थे, भेजता रहा। जब माँ बाप इस दुनिया से चल बसे तो सब ने मशवरा दिया कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और शादी के लिए जो रिश्ता तलाश किया गया तो निगाह पहुंची रशीदा के घर। एक ऐसी लड़की जो माशाल्लाह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि खूबसीरत भी थी। खूबसीरत ऐसे इलाकों में वही खाना पकाना, कढ़ाई सिलाई, वो घर के तमाम काम जो ख़वातीन को आते हैं, तो ये खूबसीरत कहलाता है। यानी तमाम ऐसी आदात पाई जाना जो एक घरेलू औरत के अंदर होते हैं। सो फटाफट से ये रिश्ता तय हो गया, और जितनी जल्दी ये रिश्ता तय हुआ उतनी जल्दी ही शादी भी तय पा गई। धूम धड़क्के से वो शादी हुई। सऊदीया से माशाल्लाह उसने बहुत कमाया था, उसने शादी पे ख़र्चा भी काफ़ी किया। लोगों ने उस शादी को देखा और कहा, माशाल्लाह अच्छा खासा इस पे ख़र्चा किया गया है, कमाता था वो। और यूँ रशीदा पिया देश सुधार गई, माँ बाप का घर छोड़ के अपने शौहर के घर पहुँच गई। अगली सुबह जब वो जागी उस हवेली का जायज़ा लेने के लिए, जिसको उससे पहले उन्होंने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था, तो उन्होंने देखा ये एक बहुत बड़ी हवेली है। एक ही लाइन के अंदर तकरीबन 6 कमरे बने हुए थे। जो 3 कमरे थे वो रशीदा के पास थे, और बाकी परली साइड के जो 3 कमरे थे वो उसके शौहर के भाई के जो बच्चे थे उनके पास थे। उसका भाई भी, शौहर का भाई यानी देवर भी उसका उसी साइड पे रहता था। बीच में दीवार तो नहीं थी, लेकिन इस अंदाज में हवेली को बनाया गया था। पार्टीशन तो नहीं किया गया था, बिल्कुल इकट्ठी थी, लेकिन फिर भी एहसास होता था उनका रहना पीना, खाना पीना, गेट अलग था। इनका भी खाना पीना रहना गेट तक अलग था। अंदर से वो एक थी, लेकिन बाहर गेट तक 2 लगाए गए थे कि खुदा ना खास्ता कल को कोई झगड़ा, कोई बात, कोई मसला होता है तो बीच में आराम से दीवार दी जा सके। वहीं पे देखा रशीदा ने कि घर के सहन में और कोनों पे कुछ दरख्त भी लगे हुए हैं। उनमें 1-2 पौधे थे जो माल्टे के दरख्त थे। दरख्त ही कहा जाए, एक बहुत बड़ा ऊंचा सा पौधा होता है माल्टे का, तो माल्टे का एक दरख्त था। उसको बहुत अच्छा लगा। उसने उस दरख्त से माल्टे भी तोड़े जो उस वक्त
लगे हुए थे उस सीज़न में, और जब उसने खाए तो उसको बहुत ही ज़्यादा मीठे लगे और उसको खुशी हुई कि उसके घर में ना सिर्फ माल्टे के दरख्त हैं, बल्कि ये वाला जो दरख्त है इस पे जो माल्टे लगते हैं बहुत ही मीठे हैं। घर के एक कोने के अंदर एक बड़ा सा कुआं भी मौजूद था। यकीनन इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये उस वक्त की कहानी है जब घरों के अंदर हैंड पंप नहीं, कुएं होते थे, कुओं से पानी निकाल के पिया जाता था। जो अपने घर का जायज़ा ले रही थी, चलती चलती उस कुएं के पास भी गई और उसने देखा वो काफ़ी गहरा कुआं था, लेकिन ऊपर से खड़े होकर देखें तो उसमें पानी में आप अपना अक्स क्लियर देख सकते थे। यानी पानी इतना नीचे नहीं था, इतना ऊपर था कि आप वहाँ ऊपर खड़े होकर झांके पानी के अंदर तो आपको अपना चेहरा उस पानी में लहलहाता पानी के साथ नजर आता था। शोहर 2-3 महीनों की छुट्टियों पे पाकिस्तान में था और उसके बाद वहाँ पे उसने चले जाना था। टाइम इतनी तेज़ी से गुजरा, कभी किसी के घर में दावत, मिलना मिलाना, ये वो कोई पता ही नहीं लगा। 2 महीने तो गुजर गए, अब 1 महीना रह गया था शौहर की वापसी का। वहीं पे एक दिन ऐसा हुआ, रशीदा अपने कमरे से निकली और उस कुएं के पास गई। आज उसको प्यास लग रही थी। वहाँ कुएं के अंदर सिस्टम यही था, उसके अंदर बाकायदा रस्सा फेंक के वो एक बर्तन सा था जो डाला जाता जिसमें पानी भरता और उसको बाहर निकाल के वो अपने बर्तन में पानी डाल लेते थे। वही पानी पीने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था। पानी ख़त्म हो चुका था, शायद वो पीना चाह रही थी या घड़े में पानी भरना चाह रही थी कि चलती हुई उस कुएं के पास गई। आज पता नहीं ऐसी क्या बात थी, जब उस कुएं की तरफ जा रही थी, असल में तो उसने पानी भरना था, लेकिन पानी भरने के बजाय उसके दिल की धड़कन सी तेज होनी शुरू हो गई। उसने कहा ऐसा क्यों है, क्या मेरी कोई तबीयत खराब हो रही है, क्या मसला हो रहा है। चलती चलती जब वो कुएं के पास गई तो उसने जैसे ही कुएं के अंदर झांक के देखा तो वह वही कुआं था जिसमें वो पहले भी कई दफ़ा झांक चुकी थी पानी निकालने के लिए, जिसकी पानी की सतह एक ऐसी जगह पे थी जहां पे वो अपना अक्स देखती थी। ये रोशनी का टाइम था, दिन का टाइम था, तो इस वक्त शैडो, आपका साया क्लियर नजर आता है। उसको समझ ही नहीं लाई कैसे पानी की तरफ उसकी कशिश हुई कि वो अजीब से अंदाज में दिल की धड़कन तेज चलती हुई जब कुएं के पास गई और ऊपर से कुएं को उसने देखना शुरू किया तो वो देखती ही गई। नीचे पानी के अंदर उसको अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, और अमूमन ये पहली दफ़ा नहीं था, ऐसा कई दफ़ा होता था। पता नहीं क्यों वो अपने चेहरे को मुसलसल खड़ी देखी जा रही थी। लहलहाते पानी पे जो हल्का हल्का ऐसे लहलहा रहा था, हिल रहा था, उसके ऊपर उसका चेहरा भी क्लियर था और हिल रहा था। वहीं पे वो अपनी शक्ल को गौर से देखे ही जा रही थी कि वहीं पे उसने अचानक ऐसे लगा जैसे वो नींद से बेदार हो गई है, ऐसे जैसे किसी और दुनिया से वापस अपनी दुनिया में लौट आई है और उसको याद आ गया वो कुएं के करीब खड़ी कुएं को तक रही है। वहीं पे जहां वो अपने चेहरे को मुसलसल देखे जा रही थी, किसी और दुनिया में पहुंच गई थी। ना सिर्फ चौंकी बल्कि उसी लम्हे उसके आंखों ने मंजर देखा, वो जो पानी पे उसी का अक्स था, अब वो अक्स आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया। उसका चेहरा इस तरह बदला कि उसके चेहरे की जगह पे एक बुढ़िया का चेहरा बन गया। झुर्रियों से बना हुआ चेहरा, भरी हुई थी झुर्रियां थी उसके चेहरे पे, जैसे कोई बहुत ही बूढ़ी औरत जिसकी उम्र तकरीबन 100-110 साल हो। इतना चेहरा खौफनाक और झुर्रियों से बना हुआ कि उसने जब अपने चेहरे को इस तरह बदलता हुआ देखा तो वह चीख मार के पीछे हट गई। बाकी लोग शायद अपने कमरों में थे और चीख भी इतनी कोई भयानक नहीं मारी थी, खौफ के आलम में उसकी चीख निकल गई थी। लेकिन उसने इर्द गिर्द देखा कोई भी नहीं है, तो वो अपने आप से सवाल करने लगी, क्या ये जो मंजर मैंने देखा है ये वहम था, ये सच? अब उसकी दिल की धड़कन और तेज थी, लेकिन अभी भी वो आगे बढ़ के देखना चाह रही थी कि वाकई मैंने अपने चेहरे को इस तरह बदलते हुए देखा है, वाकई मेरा चेहरा किसी बुढ़िया का चेहरा बन गया था। धड़कते दिल के साथ फिर वो आगे हुई। अभी उसने झांक के देखा ही था कि इस लम्हे उसने मंजर देखा कि चेहरा तो वही है, उसी का जो पानी पे लहलहा रहा है, लेकिन इस दफा बुढ़िया का चेहरा मौजूद था, लेकिन उसके सर के ऊपर था, जैसे कोई
उसके पीछे खड़े होकर झुका हुआ था और उसने अपना सर उसके सर के ऊपर किया हुआ था, तो उसने देखा कि वो इतनी ऊंची हो गई कि उसके ऊपर से झुक के उसका सर इस तरह आया कि उसके सर का अक्स पानी के अंदर गया। तो उसी लम्हे तेजी से उसने मुड़ के देखा उसी बुढ़िया को जिसका अक्स पानी में आ रहा था। पहले उसका चेहरा ही बदल के बुढ़िया का हो गया था और इस लम्हे बुढ़िया ने उसके ऊपर से झांक के देखा था, यानी कि ये अगर उसका सर है तो यहां पे बुढ़िया झांक रही थी और अंदर की तरफ देख रही थी। वही चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। इस लम्हे वो डर गई और भागते हुए कमरे में चली गई। उसको पानी पीना भूल गया और शौहर का इंतजार करने लगी। शौहर आए और उसको मैं बताऊं कि आज क्या माजरा हुआ है। शौहर पहुंच गया और उसने शौहर को जब सारी ये सूरत हाल बताई तो शौहर ने कहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो, इससे पहले आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, तुम्हारा वहम होगा। उसने कहा, मेरा वहम इसलिए नहीं है, पहली दफा कह सकते हैं मेरा वहम था कि मैंने इस तरह देखा कि मेरा चेहरा बदलते बदलते एक बुढ़िया का चेहरा बन गया, रूप मेरा एक बुढ़िया का रूप बन गया। मैं हो सकता है वहम हो, डर गई हो, पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही दोबारा अपनी इस बात को कन्फर्म करने के लिए मेरा वहम था या सचमुच में मैंने किसी को देखा है, मैं दोबारा आगे हुई तो उस दफ़ा उस बुढ़िया ने इस दफ़ा मेरे ऊपर से इस तरह झांक के देखा है। मैंने क्लियर देखा है, पानी पे मेरा ही अक्स था, लेकिन मेरे सर के ऊपर किसी ने अपना सर ला के खड़ा कर दिया और वही चेहरा, वही झुर्रियाँ, वही बुढ़िया थी। इस बार मैंने तेजी से मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। ये वहम नहीं हो सकता। अब ऐसा होता कि वो उस कुएं के पास जाते हुए डरती थी, कुएं की तरफ देखती नहीं थी। शौहर परेशान था और यहां तक कि वो एक औरत के साथ एक ऐसी खातून के पास गई जो अमल वगैरह करती थी, तो उससे पूछा। उसको अमल वगैरह तो कोई ख़ास नहीं आता था, लेकिन शायद वो इस हवेली की हिस्ट्री से जानती थी, इस हवेली की तारीख जानती थी। तो उस औरत ने उसको बताया कि जिस जगह पे तेरा घर है, इस जगह पे कभी कब्रिस्तान होता था। जो परली साइड का पोर्शन है उस साइड पे कब्रिस्तान नहीं था, इस पोर्शन पे जहां तुम बता रही हो यहां कब्रिस्तान होता था। तो इसलिए जो कुछ तुमने देखा है ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा घर, तुम्हारा सहन, तुम्हारा कुआं कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। वो वापस आ गई, शौहर से इस बात की तस्दीक की तो शौहर ने कहा, हाँ ऐसा था, लेकिन ये बहुत पहले था, कब्रिस्तान को ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ पे ये घर बना दिया गया, ये हवेली बना दी गई। तो उसने शौहर से फरमाइश की, इस कुएं को अगर आप बंद कर सकते हैं तो बंद कर दें, मुझे जैसे कैसे कोई दूसरा तरीका, मुख्तलिफ लोग वक्त के साथ साथ हैंड पंप लगा रहे हैं, मुझे भी इस तरह का कोई सिलसिला करा के दीजिए। शौहर ने हामी तो भर ली और कहा, ठीक है मैं करा दूंगा, लेकिन मसरूफियत की वजह से वो करा ना सका। यहाँ तक कि टाइम तेज़ी से गुजरा, वो जो 1 महीना वापसी का रह गया था वो टाइम भी आ पहुँचा और शौहर वहाँ से सऊदीया के लिए रवाना हो गया, अपनी बीवी के साथ ये वादा करके 6 महीने के बाद जल्द ही तुम्हारी तरफ लौट आऊँगा। अब उस घर में अकेली रहती थी और साथ वाला जो पोर्शन था जिसके बीच में मैंने बताया दीवार नहीं थी, वहाँ पे उसका देवर और बाकी लोग वहीं पे रहते थे। शौहर के जाने के बाद कुछ अरसा बहुत ही सुकून से गुजरा। वो अब भी उस कुएं के पास जाती, पानी भर लेती, लेकिन कुएं के अंदर देखती नहीं थी। बर्तन को अंदर फेंक देती, पीछे खड़ी हो जाती, जल्दी से उसको बाहर खींचती और अपने बर्तन में पानी डालती और चली जाती। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। तकरीबन शौहर के आने में कोई 1-2 महीने ही रह गए थे, 1.5 महीना तकरीबन रह गया था। उसको गए हुए 4.5 महीने हो गए थे। उसने 6 महीने का कहा था मैं वापस आ जाऊंगा। वो अपने कमरे में, रात का टाइम था, वो लेटी हुई थी। उसके कमरे में रोशनी थी। वो जिस तरह बिजली तो आ चुकी थी, उनके गांव में भी बिजली थी, वो चकवाल शहर का, जिस तरह मैंने आपको बताया बहुत सारे घरों में हैंडपम्प लग चुके थे, इनके घर में अभी भी पुराना एक कुआं टाइप से था। तो कमरे में उस वक्त एक छोटे बल्ब होते थे, 0 के बल्ब बलते थे, बड़ा येलो कलर की टोन वाला 60 वाट का 100 वाट का बल्ब होता था, लेकिन 0 के बल्ब भी लगते थे। तो उस वक्त उस कमरे में 0 का एक बल्ब जल रहा था और वो अपने बिस्तर पे आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रात का कौन सा पहर था कि गहरी नींद में उसको ऐसे लगा कि कुछ क्या है जो उसको समझ ना आया कि उसकी आंखें खुल गईं।
जब उसकी आंखें खुली तो उसको एहसास हुआ कि मेरी आंखें जिस वजह से खुली हैं वो रोशनी है जो मेरी आंखों में पड़ रही थी, जैसे कोई तेज किस्म की टॉर्च, बैटरी हाथ में पकड़ी होती थी लोगों ने, बैटरी टॉर्च हो दो जो उसकी मुसलसल आंखों में कोई मार रहा हो, बंद कर दे उसको, ऑन कर दे, ऑफ कर दे, ऑन कर दे, और उसकी आंखों में रोशनी डाल रहा हो। जब उसकी आंख खुली तो उसी लम्हे भी उसकी आंखों में दो रोशनियां पड़ी, जिससे उसने खुली हुई आंखें, इतनी तेज रोशनी थी कि आंखें अपनी बंद कर ली। हैरान हुई, कमरे का दरवाजा बंद था, रात का पहर था, वो सो रही थी, कमरे में इतनी रोशनी मौजूद थी कि इर्द गिर्द देख सकती थी कौन है जो बैटरी से इस तरह मेरी आंखों में टॉर्च मार रहा है। कमरा अंदर से बंद है तो कोई टॉर्च तो मार ही नहीं सकता, तो फिर ये कौन था। कुछ लम्हे जो गहरी नींद से जागी थी उस रोशनी की वजह से, कुछ लम्हे उसको और लगे मुकम्मल बेदार होने में, यहां तक कि जहन बिल्कुल बेदार हो गया। वो जो नींद सी छाई थी, जो गहरी नींद सोई थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और बिल्कुल उसकी आंखें इस तरह खुल गईं कि मैं क्यों जागी हूँ, अब मुझे नींद भी नहीं आ रही, मैं खाम खा जाग गई हूँ। एक रोशनी पड़ी है, क्या मेरा वहम है, मैंने ख्वाब देखा है, या वाकई कोई रोशनी थी। कमरे में उसने फिर एक दफ़ा जायज़ा लिया, कमरे में कोई भी नहीं था सिवाय उस सन्नाटे के जो उस गाँव के अंदर हर तरफ फैला हुआ था, सिवाय उस झींगड़ की आवाज़ के जो दूर से कहीं बोल रहा था, या मेंढक भी रात में कहीं बैठ के ट्रां 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 किए जा रहा था। ये दूर से आती आवाज़ें थीं जो मेंढक की या झींगड़ की थी, वरना उसके अलावा पूरे घर के अंदर, गांव के अंदर खामोशी ही खामोशी थी। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि गहरी नींद से लाइटों की वजह से जाग गई थी और अब उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं करवट लूं, शायद मुझे नींद आ जाए। अपने उस बिस्तर पे सोए हुए ही उसने करवट ली और उस तरफ करवट ली जिस तरफ बेड के साथ सिंगार मेज रखी हुई थी। अब तो ट्रेंड खत्म हो गया, अब भी बहुत सारे घरों में सिंगार मेज आती है, अब तो मॉडर्न हो गई है। उस वक्त लाजमी कुछ घरों में जो खाते पीते लोग होते थे उनके घरों में सिंगार मेज होती थी। जिस तरह का बेड होता था उसी तरह का शीशा, वो एक सिंगार, एक मेज़ सी बनी होती थी। उसको सिंगार मतलब मेकअप करना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए वजाहत कर देता हूँ, ना बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो उसके आगे शीशा लगा होता था, बड़ा था, जिसके सामने आप बैठ के हार सिंगार करते थे, बालों को बनाते थे, मेकअप करते थे। सिंगार मेज़ कहलाती थी। जैसे ही उसने करवट ली तो उसका मुंह सिंगार मेज की तरफ चला गया, और जैसे ही सिंगार मेज की तरफ उसका चेहरा गया तो उसकी निगाह उस शीशे पे पड़ी जो बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। और क्लियर उस कमरे में इसलिए नज़र आ रहा था कि रात को अंधेरे में जो वो ज़ीरो वाला बल्ब जलता था, जो इतना होता था कि उठ के आप सब माहौल को देख सकें लेकिन अंधेरा भी रहे, वहीं पे उसने शीशे में देखा जिस तरफ वो करवट लेके लेटी है, उसकी बिल्कुल बैक साइड पे दीवार के साथ वही बुढ़िया जिसको उसने कुएं के अंदर देखा था, वो वहीं खड़ी हुई थी। एक इंसान जब करवट ले और उसकी निगाह सामने शीशे पे पड़े और वो देखे उसकी बिल्कुल बैक साइड में सफ़ेद शलवार कमीज पहने एक बुढ़िया खड़ी है, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, सफ़ेद उसके बाल खुले हुए हैं और उसके बाल उसके शोल्डर तक फैले हुए हैं, कुछ बाल आगे भी आए हुए हैं। लंबी सी उसकी नाक है, चूंच की तरह, बल्कि जिस तरह इसकी चूंच की तरह नाक है, खैर तो बहुत बड़ी, इस तरह चूंच की तरह उसकी नाक है, और झुर्रियों से भरा हुआ उसका चेहरा जो बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक है। रात को कोई भी बहादुर इंसान, चाहे जितना भी बहादुर हो, रशीदा बहुत बहादुर थी, इसके बावजूद चाहे आप जितने भी बहादुर हो, करवट लें और शीशे में देखें कि आपकी बैक साइड पे एक बुढ़िया खड़ी है आपके कमरे में, जो बहुत ही बूढ़ी, बहुत ही भयानक है, और अंदर से अभी तक कमरे में कुंडी लगी हुई है। तो बुढ़िया तो अंदर आ ही नहीं सकती, वो कैसे आई है। जैसे ही उसने बुढ़िया को देखा, उसी लम्हे तेजी से उसने मुड़ के उसी तरफ देखा, उस दीवार की तरफ जहां पे वो बुढ़िया खड़ी थी, तो वहां पे अब कोई भी नहीं था। रशीदा उठ के बैठ गई, वो बहुत घबरा गई थी, वो बहुत डर गई थी कि क्या ये मेरा वहम है या मैंने वाकई बुढ़िया को
पीछे खड़े हुए देखा है। ना सिर्फ वो अपने उस तरफ पे बिस्तर पे उठ के बैठ गई, बल्कि मुसलसल उस तरफ देखी जा रही थी। उसने अपनी हिम्मत पैदा की और उठ के लाइट कमरे की ऑन कर दी। जैसे ही बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई तो उसने देखा कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं है। डरते डरते उसने नीचे की तरफ देखा। आया वो बुढ़िया बेड के नीचे तो नहीं चली गई, तो उसने डरते डरते जैसे ही नीचे झांका तो उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी और उसको यकीन था वो उसके सामने आके खड़ी हो जाएगी। और जैसे ही उसने नीचे देखा, नीचे कोई भी नहीं था। तो इसका मतलब है, क्या उसका वहम था या क्लियर उसने उसको देखा है? या अल्लाह, ये क्या माजरा है? नीचे भी कोई नहीं है, कमरे में नहीं है, ये क्या हुआ है? उसका दिल घबराना सा शुरू हो गया। वो अपने बिस्तर से उठी, चलती हुई दरवाजे की तरफ गई जो अंदर से बंद था। उसने दरवाज़ा खोला और फ्रेश हवा लूँ मैं, मेरा दम सा घुट रहा है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। वो अजीब सी हो गई चलती हुई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, वो जो उसका वहम था, जिसको वो सोच रही थी नींद में कोई ख्वाब देखा है, कोई वहम है या हकीकत है, वही चेहरा जो कुएं में मैंने देखा था, अभी मैंने कमर के पीछे खड़े हुए देखा था। जब वो चलती हुई बाहर निकली और उस माल्टे के दरख्त के पास पहुंची, तो उसने देखा वो बुढ़िया सामने टहल रही है। और आज ये पहली दफा मंजर था कि सर से लेके पांव तक वो उस बुढ़िया को देख रही थी, जो अब यकीन में बदल चुका था। ये वहम नहीं हो सकता, वो सामने है और बकायदा टहल रही है, वो चल रही है। वो अपनी जगह पे बुत सी बन गई। खौफ के आलम में उसकी जान सी निकल गई। वो उस जगह पे ना कुछ बोल पा रही थी, ना हिल पा रही थी। उस बुढ़िया को देख रही थी जिसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। पाँव उसके काले स्याह और पाँव में कोई भी जूती नहीं थी। सफ़ेद कलर के उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। बाल उसने उसी तरह खोले हुए थे। चेहरा उसकी झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। ऐसी आंखें, इतनी भयानक खौफनाक आंखें जैसे उनमें से खून निकल रहा हो, और लंबी सी नाक। और वो टहल रही थी। अभी वो गुमसुम सी, मुजस्सम सी बनी, खौफजदा सी, बुत सी बनी उसी जगह पे खड़ी हुई थी कि वो जो बुढ़िया सामने टहल रही थी, उसने उसको देखा कि ये आ गई है और बाहर बुत सी बन के खड़ी हुई है। तो वो चलती हुई इसके पास आई और उसने आके दोनों हाथ यूं रखे और उसको धक्का दिया। तो वो उड़ती हुई कितनी दूर जा गिरी। जिस वक्त वो बुढ़िया उसके करीब आई और उसने उसको हाथ से धक्का दिया, तो जोर नहीं लगाया, ऐसे हाथ सिर्फ टच किए हैं, तो वो उड़ती हुई दूर जा गिरी है। उसी लम्हे उसको ऐसा लगा है जैसे वो होश में आ गई और उसने चीखना शुरू कर दिया। वो इस तरह चीख रही थी कि साथ हवेली के अंदर सोए हुए देवर और बाकी जितने भी लोग थे, ना सिर्फ उनकी आंख खुल गई बल्कि वो भागते हुए उस जगह पे पहुंच गए। वो अभी तक चीखे जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। उसको होश में लाए, उसको बेहतर कंडीशन में लाए। जब वो चुप हो गई, पूछा क्या हुआ है, तो उसने कहा तुम लोगों ने उस बुढ़िया को नहीं देखा? उन्होंने कहा नहीं, हम जब आए हैं आप चीखें मार रही थी, आपके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं था। जब उन्हें सारी कहानी बताई तो उन्होंने कहा जब हम आए हैं हमने किसी बुढ़िया को नहीं देखा। वो रात जागते हुए सबने गुजार दी। उनको हौसला देते हुए वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। जैसे कैसे रात गुजर गई। जब सुबह हुई, उनको खुद भी एहसास हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा चीखें मारी हैं, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, सारे घर वाले परेशान हो गए थे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था, मैं इतनी भी बुज़दिल नहीं हूँ। लेकिन जब वो सोचती थी कि बाकायदा जब वो उड़ती हुई जाके गिरी तो वो उनके बस में नहीं था। अगली रात सारी उन्होंने जागते हुए अपने कमरे में गुजार दी, लेकिन कोई भी वाकया नहीं हुआ। दूसरी रात भी उन्होंने जागते हुए गुजार दी, लेकिन कोई भी वाकया नहीं हुआ। यहाँ तक कि 1.5 हफ्ता सुकून के साथ गुजर गया।
1.5 हफ्ते के बाद फिर उसी तरह रात थी। अब वो सो चुकी थी। बात थोड़ी सी खौफ वाली भी कम हो गई थी, कोई वाकया नहीं हुआ था। तो आज फिर से उनकी आंखों में रोशनी, उसी तरह टॉर्च की तरह रोशनी मारी गई। आज भी वो अपना दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोई थी। जब उनकी आंखों में रोशनी पड़ी तो उनकी आंखें खुल गईं। उनको एहसास हो गया आज फिर मेरी आंखें रोशनी पड़ने से खुली हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि अभी मुझे इसी कमरे में वो जो ज़ीरो का बल्ब लगा है सब कुछ नज़र आ रहा है, मुझे हरकत नहीं करनी, मेरी आंखें खुली रहें ऐसे ही, मैं गर्दन को भी ना हिलाऊं और लेटी रहूं और देखूं फिर क्या होने जा रहा है। मुझे अपने आप को मजबूत रखना है। मैं बहादुर औरत हूं, जिस तरह उन्होंने मुझे सब ने समझाया, मेरे माँ बाप ने भी मुझे कहा, मुझे हिम्मत करनी है, मुझे डरना नहीं है, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ। वो बुढ़िया जो भी है मैं उससे क्यों डरूं? अगर वो आज मेरे सामने आती है मैं उससे बात करूंगी, मैं उससे डरूंगी नहीं। ये बातें वो सोच रही है अपने बिस्तर पे लेटे हुए, उसकी आंखें खुली हुई हैं कि वहीं पे उसको अपने लेफ्ट साइड पे एक अजीब सी आवाज़ आई है। इस तरह की अजीबो गरीब सी आवाज़। रात को कमरे में खामोशी, हर तरफ खामोशी और एक अजीब सी आवाज़ आपको लेफ्ट साइड से सुनाई देती है। आप ना चाहते हुए भी गर्दन मोड़ के उस तरफ देखते हैं। तो उसने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन मोड़ी और जब उस तरफ देखा तो आज जो वो बहादुर बनी हुई थी, मैंने डरना नहीं है, मैंने खौफज़दा नहीं होना, वो बुढ़िया अगर मेरे सामने आ जाएगी मैंने उसका मुकाबला करना है, मैंने उससे बात करनी है, कौन हो क्यों हो। तो आज उसने जो देखा वो अजीब ही मंजर था। वो जो खा 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 कर रही थी साइड पे, आज वो खड़ी हुई नहीं थी, वो दीवार के ऊपर चिपकी हुई थी। इंसान अगर दीवार के ऊपर चिपके तो अपना ऐसे हाथ रखेगा, ऐसे हाथ रखेगा, पाँव रखेगा तो उसका पूरी बॉडी और मुंह दीवार की तरफ हो जाएगा। लेकिन वो ऐसे अंदाज में थी कि उसने अपने हाथ और पाँव पीछे की तरफ करके दीवार की तरफ रखे हुए थे, यानी दीवार की तरफ उसका मुंह नहीं था, दीवार की तरफ उसकी कमर थी। उसने अपने हाथ इस तरह मोड़ लिए थे कि वो हाथ मोड़ के पीछे ले गई थी, टांगे भी मोड़ के पीछे ले गई थी। जिस तरह मैं बैठा हूँ इसी तरह अगर दीवार पे मैं अपनी टांगे लगा लूँ और ऐसे हाथ लगा लूँ तो मेरा जो फेस है, पूरी बॉडी है, वो दीवार की तरफ बैक साइड होगी मेरी और उसका मुंह रशीदा की तरफ था और वो इस तरह दीवार पे चिपकी हुई थी। ये बहुत भयानक मंजर था, बहुत ही खौफनाक मंजर। दीवार पे कमर किए जब वो इस तरह दीवार पे उसने इसको चिपके हुए देखा, जब वो खां खां की आवाज़ें निकाली थी तो उसने देखा वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे की दीवार पे ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई है। वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और उसी लम्हे रशीदा को लगा जैसे उस पर एक जादू सा तारी हो गया है, सहर सा तारी हो गया है। ऐसा लगता है कि ना अब वो हिल सकती है, ना कोई आवाज़ निकाल सकती है, ना ही कोई बात कर सकती है। सिर्फ उसकी आंखें खुली हैं, उसका दिमाग काम कर रहा है, लेकिन वो गुमसुम सी हो चुकी है और उसी मंजर को देख चुकी है जैसे उस बुढ़िया ने उसको अपने जादू से कब्जे में ले लिया है। उसने खा खा की आवाज़ें इसलिए निकाली थी कि वो इस तरफ देखे और जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा तो वो उसने दिखाया कि ये देखो मैं दीवार पे उल्टी चिपकी हुई हूँ। और साथ ही उसने आहिस्ता आहिस्ता दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो कैसा ही भयानक मंजर होगा कि बुढ़िया इस तरह दीवार के ऊपर चढ़ रही थी। चढ़ते चढ़ते वो बिल्कुल छत तक पहुंच गई और वो जब बुढ़िया छत पे पहुंच गई तो छत से चलती हुई अब वो उसी तरफ आ रही थी जिस तरफ रशीदा लेटी थी। लेकिन सबसे खौफनाक और भयानक बात ये थी, जो उल्टी छत के ऊपर चिपकी हुई थी, जिसकी कमर छत की तरफ थी और चेहरा जिस्म नीचे की तरफ था, जिसने अपने हाथ पांव मोड़ के इस तरह चिपकाए हुए थे,
उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि नीचे जमीन को टच हो रहे थे। वही लिबास था, नंगे पांव थी, बाल सफेद, काला स्याह झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, खून की तरह सुर्ख, लाल सुर्ख आंखें और लंबी सी नाक, और खर खर करती करती वो चलती चलती उस तरफ आ गई जिस तरफ रशीदा लेटी थी। और जैसे ही छत पे वो उस जगह पे पहुंची जहां पे रशीदा लेटी थी, तो उसके बाल जो नीचे जमीन को टच हो रहे थे, उसी वक्त ऐसे रशीदा के ऊपर आए कि बकायदा रशीदा को बालों ने गोल सा घेर सा लिया। वो जो जमीन को बाल टच हो रहे थे, उन्होंने को रशीदा को इस तरह गोल सा घेर लिया, जैसे वो आप अक्सर देखते होते हैं बिस्तर होते हैं बड़े बड़े, तो उसके ऊपर गोल सा कपड़ा लगा होता है। इस अंदाज में बाल उसके ऊपर फैल गए कि अंधेरा घुप हो गया। बालों ने रशीदा को चारों तरफ से गोल दायरे में इस तरह जकड़ लिया कि अंधेरा गुप सा हो गया, उसको नजर कुछ नहीं आ रहा था। यहां तक कि वो खौफनाक बुढ़िया भी नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ बाल थे जो काला स्याह अंधेरा कर चुके थे, उसको ढांप चुके थे। अब वो सफेद जो बाल थे अब इस तरह ढांप चुके थे कि उसकी आंखें कुछ भी नहीं देख पा रही थी, हर तरफ काला स्याह हो गया था, क्योंकि रोशनी को उन बालों ने छुपा दिया था, अंधेरा गुप कर दिया था। ये एक ऐसा लम्हा था कि शायद उसी लम्हे अल्लाह की मदद आ पहुंची। वो जो सहर के अंदर मुब्तला थी, वो जो जादू के अंदर मुब्तला थी, वो जो चीख नहीं मार पा रही थी, वो जो हिल नहीं पा रही थी, और जब उसके ऊपर बालों ने उसको अपना ढांप लिया, मंजर ही इतना भयानक और खौफनाक था कि रात के एक पहर इस तरह एक बुढ़िया चलती हुई आपकी छत के ऊपर उल्टी आपके ऊपर आ जाए, और उसके बाल जो ज़मीन को टच हो रहे हो खुद ब खुद इस तरह गोल सर्कल बना के आपके पूरे जिस्म के इर्द गिर्द इस तरह फैल जाएं कि कमरे में वो जो ज़ीरो की रोशनी फैल रही है वो भी आपके बाल इस तरह आपको ढांपें कि आपकी आंखें रोशनी तक को ना देख सके, अंधेरा ही आपकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाए। तो एक इंसान जितना भी दिलेर हो वो खौफ के आलम में बेहोश हो जाए। लेकिन उसी वक्त ऐसी मदद पहुंची, उसको लगा जैसे वो किसी सहर से, जादू से निकल आई है। उसी लम्हे, उसी घुप अंधेरे के अंदर उसके अंदर से एक ताकत पैदा हुई, एक हिम्मत पैदा हुई। उसने चीखें मारनी शुरू कर दी, और ये इतनी ऊंची ऊंची चीखें थीं कि दूर सोए जो लोग थे उन तक वो चीखें पहुंच गई, और वो भागते हुए बाहर दरवाजे तक आ गए। लेकिन अंदर कुंडी लगी हुई थी, वो दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे। तो उसी वक्त उन्होंने सब ने ज़ोर शोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया और रशीदा को आवाज़ें देना शुरू कर दी। जैसे ही वो लोग भाग के उस दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजे को खटखटाना शुरू किया, तो उसी लम्हे रशीदा को लगा कि वो जिस अंधेरे घुप अंधेरे में लेटी थी, वो अंधेरा एकदम से गायब हो गया। अब उसने अपने आप को देखा, वो उसी बिस्तर पे लेटी है, वही कमरा है, वही ज़ीरो का बल्ब जल रहा है, वही रोशनी है, लेकिन अब कोई बुढ़िया या उस बुढ़िया के बाल जो उसको ढांप चुके थे उस कमरे में नहीं है। जल्दी से वो उठी, क्योंकि वो मुसलसल दरवाज़ा खटखटा रहे थे, उसको आवाज़ें दे रहे थे। भाग के उसने दरवाज़ा खोला। सब ने उसको संभालने की कोशिश की। आज वो पहले से कई गुना ज़्यादा डरी हुई थी। सबने उसको मुश्किल से संभाला, पानी पिलाया, पूछा क्या हुआ है, तो उसने वो सारा मंजर बताया जो अभी उसकी आंखों ने देखा था। वो लोग उसको लेके अपने पोर्शन में चले गए, और सुबह जब हुई उसको कुछ देर के लिए सुला दिया गया, और जब उसको उठाया तो उन्होंने कहा आपको कुछ दिन के लिए अपने दूसरे घर चले जाना चाहिए। और उसने भी यही बेहतर समझा कि मुझे कुछ अरसा भी नहीं रहना चाहिए, जब तक मेरा शौहर नहीं आता मैं वहाँ चली जाती हूँ दूसरे घर में। और ऐसा ही हुआ, वो उसके साथ गए। कमरे में से जो उसका ज़रूरी सामान था उसने अपना सामान उठाया, और तकरीबन 2-3 महीने का इस अंदाज में तैयारी की कि अभी मैंने इस 2-3 महीने घर में नहीं आना। दूसरा वाक़या जो हुआ था बहुत ही खौफनाक था, तो वो दूसरे घर शिफ्ट हो गई। जब शौहर आएगा तो मैं आ जाऊंगी। शौहर ने बताया कि मैंने जो 6 महीने बाद आना था, मैं ज़रा लेट हो गया हूं, मुझे 1-2 महीने और लग जाएंगे। दूसरे घर में रहते हुए उसको तकरीबन कोई 2-2.5 महीने हो गए थे। घर वालों ने कहा
तुम्हें कम से कम एक दफ़ा अपने घर जाना चाहिए। वहाँ पे दूसरी साइड पे लोग रह तो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा पोर्शन बिल्कुल ही बंद है। एक दफ़ा जाके साथ ले जाओ किसी को, घर को देख के तो आओ, एक दफ़ा चेक कर लो, दिन की रोशनी में जाओ, आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा अपने घर को देखभाल करके बेशक उसके बाद वापस ना आ जाना, फौरी तौर पे वापस आ जाना, कम से कम देख के तो आओ। उसने कहा हाँ ये ठीक है, काफ़ी दिन हो गए, वैसे मुझे अपने घर का एक दफ़ा विजिट ज़रूर करना चाहिए। तो वहीं जहाँ पे उनकी रिहाइश थी, वहाँ से 2-3 लोग उनके साथ आए। दिन की रोशनी में अपने घर में पहुँची और साथ में अपने देवर और लोगों को भी बुलाया और कहा आएँ, मैं अपना रूम खोलूँ, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं देखूँ, और उसके बाद फिर मैं वापस चली जाऊँगी। जब वो अपने घर से गई थी तो अपने तीनों कमरे इस तरह लॉक करके गई थी कि जब 2-3 महीने अगर वो ना आए तो पीछे से कोई चोरी ना हो, ताले शाले जिस तरह होते हैं लगा के गई थी। उसका जो दरवाज़ा था वो इस तरह बंद होता था कि नीचे से कोई भी चीज़ नहीं गुजर सकती थी। बहुत सारे दरवाजे ऐसे होते हैं जब बंद होते हैं तो उनके नीचे गैप होता है, चीज़ें अंदर से उसके गुजर सकती हैं, लेकिन उसके दरवाजे इस तरह के कमरे के बने हुए थे कि जब दरवाज़ा बंद होता था तो नीचे से कुछ भी नहीं गुजर सकता था। चूंटियाँ वगैरह तो गुजर सकती हैं छोटी सी, वरना वो बिल्कुल ज़मीन के साथ मिले हुए दरवाजे थे, नीचे से कोई सुराख कुछ भी नहीं था। और वो उसका जो कमरे थे पक्के बने हुए थे हवेली के, उसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती थी, कच्चा नहीं था, पक्का कमरा था। पक्के कमरे तो बादशाहों के दौर से शुरू हो गए थे, बहुत पुराने। वो लोग उसके साथ हुए, वो अपने घर में, दिन का टाइम था, तकरीबन कोई 11-12 बजे का टाइम था, वो घर में दाखिल हुए। उसने जाके अपने कमरे का ताला खोला और जैसे ही ताला खोला गया उस कमरे का, जितने भी लोग रशीदा के साथ खड़े थे वो सब के सब इस तरह गुमसुम से हो गए, ऐसे मुजस्सम, ऐसे पत्थर के बन गए कि सबको लगा कि हमारे अंदर जान ही नहीं है। कमरे में एक ऐसा भयानक मंजर था कि सब कांपना शुरू हो गए। रशीदा के उस कमरे में हर तरफ काले स्याह सांप ही सांप थे, इतना ज्यादा सांप थे, गुच्छे थे सांप के जो आपस में लिपटे हुए थे। कोई 10, 20, 50, 100 नहीं थे, पूरा फर्श सांपों से भरा हुआ था। सांप ही सांप थे, फर्श कम नजर आता था, सांप ही सांप थे जो रींग रहे थे। सब परेशान हो गए, एकदम से होश में और कहा पीछे हट जाओ, दरवाजा खुला छोड़ दो। या अल्लाह, ये क्या मंजर है, ये सांप इतने आए कहां से हैं और इतने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं हैं, दरवाजे के नीचे से भी नहीं गुजर सकते, इतने मोटे ये सांप हैं, इतनी जगह ही नहीं है दरवाजे के नीचे, कमरे भी पक्के बने हुए हैं, कोई सुराख भी नहीं है, कोई मट्टी की जगह भी नहीं है, अगर आता 1, 2 सांप, 4 सांप आ जाते, इतने सांप कहां से आए हैं। खैर देवर ने कहा, बड़े ने, रुको, मैं एक सपेरा है, मैं उसको बुला के लाता हूं, वो आके देखता है, बता सकता है ये सांपों का क्या माजरा है। अब वो लोग उस माल्टे के दरख्त के पास आके रुक गए कि कहीं कोई सांप बाहर ही ना निकल आए, लेकिन सांप बाहर कोई भी नहीं निकला, जितने भी सांप थे अंदर मौजूद रहे। थोड़ी देर के बाद जब वो सपेरे को लेके आया तो सपेरे ने कहा, कहाँ है सांप, मुझे दिखाओ। उसने कहा वो सामने कमरे में। जब वो लेके उसको कमरे में गए, खड़े होकर उसने सांपों को देखा, एक निगाह ही देखा, उसकी फील्ड थी, वो जानता था, उसको बेहतर पता था। उसने सांपों को देखा और पीछे मुड़ के कहा, इस घर को छोड़ दो, तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। वो सब हैरान हुए, मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम। उसने कहा ये सांप नहीं है, ये कोई और मखलूक है। मैं सपेरा ज़रूर हूँ, मैं जोगी ज़रूर हूँ, मेरी ज़िंदगी गुजरी है, बूढ़ा हो चुका हूँ, जानता हूँ सांप को भी, बहुत सारे सांप देख चुका हूँ, बहुत सारे मंजर देख चुका हूँ, लेकिन ये जो मंजर है ये सांपों का मंजर नहीं है। और अगर ये सांप होते तो अब तक बाहर आ चुके होते, कब से तुम लोग यहाँ खड़े हो। उसने कहा इतनी देर से। उन्होंने कहा कोई बाहर निकला सांप। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये बाहर निकलेंगे भी नहीं, यहाँ पे ये इनका बसेरा है। फिलहाल बेहतर यही है, इस कमरे को इसी तरह लॉक करो और वापस चले जाओ, कुछ अरसा यहाँ ना आना, ये चले जाएंगे। सपेरे की जिस तरह की बातें थी वो समझ गए ये सांप नहीं है, कोई और मखलूक है। वो क्लियर लफ्ज़ जिन तो नहीं कह रहा था, लेकिन सब समझ चुके थे ये जिनात ही हैं जो इतना ज़्यादा रूप सांपों का धारे यहाँ पे मौजूद हैं। खैर उन्होंने कमरे को उसी तरह लॉक किया और वो वापस चली गई इस इंतज़ार में कि मेरा शौहर आए तो फिर मैं अपने घर जाऊंगी। कुछ अरसे बाद ऐसा ही हुआ जिस तरह शौहर ने बताया, तो 2 महीने लेट है, फिर शौहर आखिर पाकिस्तान पहुंच ही गए। उनको इतला दी गई कि ये वाक़यात हो चुके हैं, बीवी उधर है। वो सीधे उधर पहुंचे, बीवी को लिया
और घर की तरफ रवाना हो गए। जब वो रास्ते में थे तो बीवी से पूछा क्यों वहां गई हो और मैंने जो वाकयात सुने हैं क्या ये सच है। तो बीवी ने सारे वाकयात एज इट इज सुना दिए जिस तरह उसके साथ गुजरे थे कि हाँ ये सच है, उस घर में एक बुढ़िया रहती है और आखिरी दफा सांप ही सांप थे। जब वो अंदर घर में दाखिल हुए तो शौहर के अंदर कोई डर नहीं था, लेकिन रशीदा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। डरते डरते वो घर के अंदर दाखिल हुए, यहां तक कि जब वो उस जगह पे पहुंचे जहां पे सांपों वाला कमरा था और उसका ताला जब खोला गया तो डरते डरते जब उस ताले को खोला गया तो अंदर का मंजर ये था कि जिंदगी में कभी यहाँ पे सांप थे ही नहीं, ना कभी आए हैं। हर चीज अपनी जगह के यूं की तूं मौजूद थी जैसे रशीदा छोड़ के गई थी। रशीदा कमरे में दाखिल नहीं हुई, उसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ, हर चीज को देखा, कहा, छेड़ा, देखा, चेक किया। उसने कहा यहां पे तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी ने कहा वो बुढ़िया तो मैंने देखी थी और किसी ने नहीं देखी। जब धक्का भी दिया मैं अकेली थी, जब मैंने अंदर देखी अकेली थी, जब छत पे थी अकेली थी, लेकिन सांपों को मैंने अकेले नहीं देखा, बाकी घर वालों ने भी देखा है, सपेरा भी देख के गया है। और घर वालों ने भी बताया जितने ज्यादा वो सांप थे वो सांप नहीं हो सकते। अब शौहर ने कुछ अरसा वहां पे रहना था तो बीवी ने कहा सबसे पहले मुझे ये कुआं बंद चाहिए जिसमें उस मनहूस बुढ़िया को मैंने देखा था। और शौहर ने ऐसा ही किया, फौरी तौर पे उस कुएं को बंद करा के अपना हैंड पंप लगवा लिया। पता करवाया गया घर के बारे में दूर दराज से, तो पता चला कि जिस जगह पे वो रहते हैं सेम बताया गया कि यहाँ पे कब्रिस्तान है और ये जो माल्टे का दरख्त है इस दरख्त पे उस बुढ़िया का बसेरा है, इस दरख्त पे वो बुढ़िया रहती है। उस कमरे में नहीं रहती, इस दरख्त पे वो चुड़ैल है जो बुढ़िया का रूप धारे हुए है, वो बूढ़ी हो चुकी है, वो इस माल्टे के दरख्त पे रहती है। अब शौहर घर में था, वो उसके साथ रात को सोता तो वो डरती नहीं थी, अपने घर में रह रही थी, अभी कोई वाकया भी नहीं हुआ था। लेकिन बीवी को एक बात समझ आ गई थी कि शौहर के आने से वो सामने नहीं आ रही थी। यहां तक कि एक रात वो वॉशरूम के लिए उठी तो उसने देखा माल्टे के दरख्त के ऊपर वो जो कमजोर सी टहनी थी उस पर वो बैठ ही नहीं सकती, वो इतना वजन बर्दाश्त ही नहीं कर सकती टहनी, उस टहनी पे वो बुढ़िया बैठी थी। उसी तरह जैसे ही उसने देखा वापस तेजी से मुड़ी भागते हुए शौहर के पास गई और उसको जगाया और उसको कहा आके देखो वो बुढ़िया बाहर माल्टे के दरख्त पे बैठी है। शौहर भी जल्दी से उठ गया, बाहर आया तो उसने बाहर आके देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। उसने पूछा कहाँ है, उसने कहा यहाँ पे अभी बैठी थी, आप आए हैं तो चली गई है। शौहर जितना अरसा रहता रहा एक बात क्लियर हो गई, अब भी वो नजर आती थी तो सिर्फ राशिदा को नजर आ रही थी, घर के किसी और फर्द को नजर नहीं आई थी। शौहर को तो स्पेशली कुछ भी उसने महसूस नहीं करवाया था। इस दफा उसने शौहर से कह दिया आप तो चले जाएंगे, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, ना मैं रहना चाहती हूं, क्योंकि इस बुढ़िया का इस घर में बसेरा है। बेहतर यही है या तो आप इसको बेच दें या फिलहाल जब तक आप बाहर रहेंगे मैं दूसरे घर में रहूंगी, जब आप वापस आ जाएंगे मैं आपके साथ वापस आ जाऊंगी, क्योंकि जब तक आप होते हैं वो नहीं आती, जब आप अकेले होते हैं फिर वो सामने आती है। हम सब घर वालों ने देखा तो सांप ही सांप थे, आप आए हैं आपने खोला है। उसने कहा मैं इसलिए कि मैं हर वक्त अल्लाह का कलाम पढ़ के रहता हूँ, मैं हर वक्त बावजू रहता हूँ और हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, इसलिए वो मेरे सामने नहीं आ रही। शौहर जब तक रहा राशिदा वहीं पे रही, शौहर को तो कभी महसूस ना, राशिदा को महसूस कराती थी और ये बात कन्फर्म हो गई थी वाकई उसी माल्टे के दरख्त पे ही उसका बसेरा था, वो वहीं पे रहती। मुख्तलिफ रूप धारे वो उसको नज़र आती थी, कभी कौवे के रूप में नज़र आ जाती थी, कभी बिल्ली के रूप में नज़र आती थी। कौवे के रूप में कैसे पता लगता था, कौवा वहाँ पे जाके बैठता था, गायब हो जाता था। शाम को एक कौवा उड़ता हुआ आया और वो कौवा उस दरख्त पे आके बैठा, साथ ही गायब हो गया, तो इसका मतलब वो कौवा नहीं था। बिल्ली चलती हुई आई, उसने छलांग मारी, इसी दरख्त के ऊपर गायब हो गई। इस तरह मुख्तलिफ रूप में उसको मुसलसल दिखाई देती रही, लेकिन शौहर पास था, उसको एहसास था, तो इसलिए वो अभी डर नहीं रही थी। और जब शौहर के जाने का टाइम हुआ तो शौहर ने कहा जब तक मैं नहीं आता बेहतर है तुम दूसरे घर में रहो। वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गई।
शौहर ने फिर अब एक टाइम पीरियड गुजारना था, लेकिन उसने कहा इस दफ़ा मैं जल्दी आ जाऊँगा। पिछली दफ़ा तो 6 महीने का कह के गया था, 8 महीने लगा के आया, इस दफ़ा शायद मैं 4 महीने बाद ही आ जाऊँगा। अब घर के दूसरे पोर्शन में जो लोग रह रहे थे, डरे हुए तो वो भी थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ देखा नहीं था, उनको कुछ महसूस नहीं हुआ था, उनको कोई आवाज़ तक भी नहीं आई थी, इसलिए वो डरे होने के बावजूद रह रहे थे अपने घर में। इस तरफ देखते भी नहीं थे, अपना गेट उनका अलग था, अपने गेट को इस्तेमाल करते, अपने कमरों में रहते और सो जाते। बीवी दूसरी साइड पे रही, किसी को पीछे नजर नहीं आया। 4 महीने सुकून से गुजर गए। शौहर पाकिस्तान वापस आया और अपनी बीवी को लेके जैसे ही इस घर में आया तो फिर शौहर को वो कतअन नज़र नहीं आई, लेकिन रशीदा को फिर से वो नज़र आती रही। वो बुढ़िया कभी टहलते हुए, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, सांप के रूप में वो नज़र आती और वो गायब हो जाते। और कभी कभी वो क्लियर बैठी हुई भी उसको देख लेती और शौहर को बताती वो वैसी ही है जैसे मैंने पहले दिन देखी थी। झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, लाल सुर्ख उसकी आंखें, लंबी सी नाक और बाल इतने बड़े हैं कि ज़मीन को टच होते हैं। झुर्रियों से जो चेहरा खाली भरा हुआ नहीं है, काला स्या भयानक भदा सा चेहरा है और ऐसे ही नंगे पांव वो फिरती है। और फिर टाइम आया शौहर के जाने का, तो शौहर ने कहा इस दफ़ा मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं जल्दी आ जाऊं, तुम फिलहाल दूसरे घर चली जाओ। अब जितना अरसा शौहर रहा था, जो साथ वाले थे, देवर था, बाकी लोग थे, वो समझते थे अगर ये बात सच है, कोई यहाँ पे बुढ़िया या चुड़ैल है तो हमें आज तक क्यों नहीं नजर आई। माना हमने सांपों को क्लियर देखा है, लेकिन थे तो वो सांप। सपेरे ने कह दिया कि कोई और मखलूक है, हमने भी मान लिया। हो सकता है घर बंद पड़ रहा है, कहीं से सांप आ ही गए हों, कोई सुराख, कोई अलमारी के पीछे जगह हो, कहीं से जगह हो और आ गए हों, जमा हो गए हों। गाँव है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बुढ़िया वाली बात उनको जो खौफ भी था, लेकिन अभी तक हजम ये नहीं हुई थी कि हमें क्यों नहीं आज तक नजर आई, हमें भी तो नजर आनी चाहिए। और इस दफा जब रशीदा का शौहर चला गया और रशीदा दूसरे घर चली गई, तो वो लोग जो इस तरफ नहीं आते थे, डरते थे, उनको यकीन हो चुका था कि बुढ़िया कोई है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनका खौफ खत्म हो चुका था कि जैसे रशीदा का वहम है, रशीदा डर गई है, असल में कुछ भी नहीं है। तो अब जो बहुत सारे लोगों ने रशीदा को मशवरा दिया था और कहा था इस माल्टे के दरख्त के पास ना जाना, कोशिश करो इस दरख्त को ही कटवा दो, फेंकवा दो, मसला हल हो जाएगा। लेकिन जब भी उसको कटवाने फेंकवाने का सोचते, कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता, कोई रुकावट आ जाती, नुकसान हो जाता, वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। और जब रशीदा का शौहर चला गया, रशीदा दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई, तो साथ वालों ने कहा ऐसे ही बातें हैं, हमें तो कभी नज़र नहीं आया, हम भी इतना अरसा खौफ में रहे, कोई नहीं, माल्टे तोड़ते हैं, खाते हैं, इतने मीठे यहाँ के माल्टे हैं। और जिस दिन उन्होंने माल्टे तोड़ के खाए हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं, माल्टे बहुत मीठे थे। लेकिन सिलसिला फिर ऐसा शुरू हुआ कि अब उस घर के मकीन भी उस बुढ़िया को देखने लग गए थे, जिस बुढ़िया ने उनसे अपना आप छुपाया हुआ था माल्टे खाने के बाद। अब वो उनको भी नजर आना शुरू हो गई। उसी तरह वो टहलते हुए देखते, वही रूप, वही हुलिया, वही कपड़े, वही बुढ़िया, वही झुर्रियां, वही आंख, वही नाक, वही लंबे बाल। जब वो रात को उठते तो उसको टहलता हुआ देखते। इतना खौफ की फजा हो गई कि उसके बाद उनके कानों ने ये जुमले तक भी सुने। लोगों ने कहा जब हम इस गली से गुजरते हैं तो बाकायदा हमें एक सफ़ेद बुढ़िया नजर आती है। अब बात जो पहले वहम में चली गई थी, शायद रशीदा का वहम में नहीं है। जो घर वाले पहले डरे हुए थे, फिर उनका खौफ ख़त्म हुआ, माल्टे खाने के बाद जब उनको बुढ़िया नज़र आनी शुरू हो गई और वो खौफजदा हो गए, तो फिर मोहल्ले वालों ने भी कहना शुरू कर दिया। जो गुजरते थे इलाके से, वो कहते थे इस दरख्त पे कोई हमें एक वाइट सी बुढ़िया नजर आती है। वो कौन है वो इतनी खौफनाक बुढ़िया? वो नहीं जानते थे वो कौन है। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर फैल गई कि इस दरख्त पे एक बुढ़िया का बसेरा है और वो यहीं पे रहती है और फिरती है। उसको बहुत सारे गाँव के लोगों ने भी देख लिया था। तब वो जो घर की दूसरी साइड पे लोग रह रहे थे, जो डर चुके थे, उन्होंने सोचा, किसी से मशवरा किया तो उन्होंने कहा क्या वो बुढ़िया कभी तुम्हारे रुख
तुम्हारी हवेली की तरफ आई है, क्योंकि आधा पोर्शन 3 कमरे इधर हैं, बाकी उधर हैं, बीच में दीवार नहीं है, लेकिन क्या कभी वो ये एरिया क्रॉस करके आई है? उन्होंने कहा नहीं, हमारा गेट अलग है, लेकिन कभी भी वो हमारा एरिया क्रॉस करके नहीं आई, रहती वो वहीं तक है। हमने उसको जितनी दफ़ा देखा है वहीं देखा है, गांव वालों ने गुजरते हुए देखा है, गली वालों ने गुजरते हुए देखा है, वहीं पे देखा है, इस सिमत नहीं देखा। तो उस बुजुर्ग ने उनसे कहा फिर ऐसा करो, वो जो दरख्त है उस दरख्त के बिल्कुल पास ही दीवार दे दो, और दिन की रोशनी में देना, रात को ना देना, वो नुकसान पहुंचा देगी। तो उन्होंने पूछा क्या वो जो आधा हिस्सा हमारा है उस तरफ दीवार दे? उन्होंने कहा नहीं, उस तरफ दीवार नहीं देनी कि हवेली को आधा तुम रख लो आधा उनको कर दो, नहीं, दीवार इस तरह देनी है कि वही एक कमरा और उसके सामने जो वो दरख्त है उसके बिल्कुल पास ही दीवार देनी है। तुम्हारे पास 4 कमरे हैं, 5 हैं, वो तुम रखो, दीवार उस दरख्त के पास देनी है, दरमियान में नहीं देनी। बुजुर्ग ने कुछ इस तरह की बात की और कहा जितने मिस्त्री मजदूर लगा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, शाम ना हो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, बुजुर्ग को कहा आप हमारे साथ चलें, आपके होते हुए हम दीवार देंगे तो शायद नुकसान ना हो, वैसे नुकसान हो जाएगा। उन्होंने हामी भरी कि मैं फ़लाँ दिन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, और आखिर ऐसा हुआ, फ़लाँ दिन वो बुजुर्ग पहुंच गए। उन्हीं के सामने उन्होंने मिस्त्री मजदूर जल्दी से बुलवाए और फौरी तौर पे शाम होने से पहले पहले एक ऊंची सी बड़ी सी उस साइड पे दीवार दे दी गई। जब उस साइड पे दीवार दे दी गई तो उसके बाद वो कहते हैं हमने कभी भी अपने उस पोर्शन में दोबारा बुढ़िया को नहीं देखा। दीवार नहीं थी तो उठते हुए रात को वॉशरूम जाते हुए हमें नज़र आ जाती थी, खौफ अलग था, लेकिन अब ऊंची हमने इतनी दीवार दे दी थी जो कमरों से भी ऊंची हो गई थी, तो उस तरफ का हम कोई मंजर नहीं देख सकते थे। उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन आज भी सूरत हाल वो है, जब मेरी उनसे बात हुई सुफियान माजिद से, वो कहते हैं मेरी फुप्पो हैं, वो कहते हैं आज भी उस घर के अंदर वो चुड़ैल अपनी जगह पे, वो बुढ़िया मौजूद है, दीवार भी उस हवेली के अंदर उसी तरह मौजूद है, उसके कज़न दूसरी साइड पे आज भी रह रहे हैं, मुस्तकिल वो नहीं रहते। दीवार तो उन्होंने दे दी थी लेकिन उन्होंने मुस्तकिल बसेरा नहीं रखा, वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, उनके अंदर खौफ है। लेकिन ये जो पोर्शन है जहाँ के अंदर आज भी वो माल्टे का दरख्त मौजूद है और आज भी वहाँ पे वो बुढ़िया का बसेरा है, कभी कभी जब वो आते हैं सऊदिया से रशीदा के शोहर, तो उस वक्त उसको खोला जाता है, वो अंदर जाते हैं, लेकिन अब वो भी वहाँ पे रहते नहीं हैं, दिन की रोशनी में जाते हैं, सामान उठाते हैं, वापस आ जाते हैं। आज भी उस गांव वाले उस बुढ़िया को देखते हैं, कई लोगों को नज़र आती है। तो उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो आपको क्लियर वो बुढ़िया नज़र आ सकती है, जिसके सफ़ेद पूरे से बाल, भदा सा, खौफनाक, भयानक सा चेहरा, लाल सुर्ख आंखें, बड़ी सी नाक, और वो बाल इतने बड़े जो ज़मीन पे पड़े होते हैं, और उसके पाँव नंगे काले स्याह पाँव, और वो आपको ऐसी टहनी पे बैठी नजर आएगी जिस टहनी पे कौवा बैठ सकता है, चिड़िया बैठ सकती है, बिल्ली भी बैठे तो वो टहनी उसका वजन नहीं बर्दाश्त सकती, उस पर वो बुढ़िया पूरी की पूरी बैठी होती है, बारीक सी पतली सी टहनी के ऊपर। तो मैंने कहा है ये गर्मियों का मौसम है, हब्स का मौसम है, हब्स के मौसम में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता होता राज प्रोग्राम की। उन्होंने पूछा क्यों? बहुत सारे लोग शायद मुझसे सवाल ये पूछ सकते हैं जी आप क्यों नहीं करते गर्मी में, तो उसकी वजह ये है जो भी घोस्ट हंटर जेन्युइन प्रोग्राम करेगा वो गर्मियों में प्रोग्राम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये होती है खंडरात में, जंगलात में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, वीरानों में आप जाएंगे तो वहाँ पे सांप और बिच्छू से आपका सामना ज़रूर होगा। हब्स के मौसम में सांप और बिच्छू बाहर पड़े होते हैं, ये डर होता है कि आपको डस ना ले, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता। जैसे ही मौसम ठंडा मीठा होता है तो मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए पहुँच जाता हूँ ताकि सांप या बिच्छू से मेरा आमना सामना ना हो। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, मेरे साथ जो बाकी टीम होती है मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, इसलिए मैं एडवांस प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लोकेशनें तय कर लेता हूँ और उसके बाद जाके वहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ। सो मैंने उनके साथ डन कर लिया है सुफियान माजिद के साथ कि जल्द ही मौसम बेहतर हो जाए मैं आपकी तरफ आऊँगा, उस तरफ और भी कुछ लोकेशनें मेरी लाइनअप हो चुकी हैं, इंशाअल्लाह वहाँ पे आके मैं राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करूँगा। सो ये आज थी कहानी, लेकिन आखिर में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक सैलाब है मैं रिक्वेस्ट करता रहूँगा, बाहर वाले पाकिस्तान वाले सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए। आप लोगों ने की भी है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लव यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, इसका इस दुनिया में और आखिरत में अजर दे। लेकिन मज़ीद भी आप हेल्प करना चाहते हैं कर सकते हैं कैश की सूरत में, जो बाहर मुल्क में है वो वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम या जितने भी इस तरह के बैंक के ज़रिए आप भेज सकते होते हैं, उसके ज़रिए आप मेरे नाम पे यानी मज़हर मलिक MAZHAR मज़हर
MALIK मलिक, मजहर मलिक आप लिखें और उसके नीचे आप लिखें मेरा मोबाइल नंबर +923136655500। ये मेरा आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए और आप लिख दीजिए कंट्री पाकिस्तान और शहर लाहौर लिख दीजिए। मजीद कोई डिटेल चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जो पाकिस्तान से हेल्प करना चाहें वो मेरा जैज़ कैश का नंबर है, यही वाला सेम 0313665550। इस पे जैज़ कैश कर सकते हैं और इसी ही नंबर पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी सेंड कर सकते हैं वॉइस मैसेज की सूरत में, या आप लिख के भी स्टोरी मुझे सेंड कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप के नंबर पे। लेकिन लिख के भेजें या वॉइस मैसेज करें, आखिरी लफ्ज़ STORY स्टोरी। बहुत सारे लोग भेज भी रहे हैं, आ भी रही है, सेव करते जा रहा हूँ। स्टोरी STORY, आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी लाजमी लिखना है। इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।